चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। इलेक्टोरल प्रोसेस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आया है या उतना क्लीन नजर नहीं आता है। राहुल गांधी तो साफ साफ कहने लगे। इस नरेटिव को कैसे बदलेगा जो इंडिया अलायंस है? अमित शाह जिस तरह से बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, सारे के सारे नेता चुप है। अगर हम तो कहेंगे कि भारत में अगर आप पॉलिटिक्स के अंदर कहीं लोकतंत्र है पार्टी, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टी होगा। जो वाइट कॉलर जॉब माने जाते हैं और खासकर आईटी इंडस्ट्री में या मैनेजमेंट के सेक्टर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अगर उस तबके में देखें तो वहां के लोग तो नाम भी नहीं जानते कम्युनिस्ट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और एक सम्मेलन होने जा रहा है बिहार की चुनौतियों को लेकर, आगे के रास्ते को लेकर। उस सम्मेलन में हिस्सेदारी के सिलसिले में आया हूं और इस समय मैं भाकपा माले लिबरेशन के कार्यालय में बैठा हूं। CPI-ML के नाम से आप सब लोग जानते हैं और उसके राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य हमारे साथ हैं। दीपांकर बहुत सारे सवालों के जवाब अपने सीने में दबाकर बैठे हुए हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और बहुत सारे पत्ते इंतजार में हैं खोले जाने के, लेकिन उन पत्तों की चाबी दीपांकर भट्टाचार्य के पास है। तो सबसे पहले तो आपका आर्टिकल 19 इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल मेरा ये है कॉमरेड, कि क्या वाकई बिहार में किसी बदलाव की जरूरत है क्या? ज़रूरत भी है और बिल्कुल उसकी मांग है। अभी पिछले करीब 6-8 महीने से हम लोग लगातार कभी पदयात्रा किए, अलग अलग जो संघर्ष करने वाले संगठन हैं, लोग हैं, उनसे मिल करके मंथन किए। तो हम देख रहे हैं बदलाव की आवाज़ तो हर कोने से उठ रही है। हर तबका परेशान है बिहार में और एक चक्र पूरा हो गया। नीतीश जी 20 साल से हैं और तो हमें लगता है कि बहुत सारे सवाल ऐसे खड़े हो गए हैं जिन सवालों का जवाब चाहिए। बदलाव मतलब सवालों के जवाब लोगों को चाहिए, चाहे वो रोजगार का सवाल हो। बड़े पैमाने पर लोग जमीन से बेदखल हो रहे हैं, गरीब से लेके किसान तक। तो अभी अब गए थे तो उसमें सुपौल में लोग कह रहे हैं कि बिना मुआवजा दिए धड़ल्ले से किसानों की जमीन छीनी जा रही है। 50-50 लाख के मकान लोगों ने बना लिया था पूरी जिंदगी के कमाई लगा करके, उसमें बुलडोजर से ढहा दिया गया। इसकी चर्चा नहीं हो रही है। गरीबी की थोड़ी चर्चा जरूर हो रही है, जो 6,000 से कम में 1/3 बिहार है और 10,000 से कम में 2/3 बिहार है। ये 10,000 से कम में लोग जिंदा कैसे हैं? जाहिर सी बात है, लोग कर्ज ले रहे हैं। बिहार में जो कर्ज का संकट है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही है। रोजगार का संकट है, पलायन है, शिक्षा परीक्षा में जबरदस्त एक माफिया है। इसलिए हर तरह के मुद्दे जो भी नीतीश जी ने कहा था, सब बिल्कुल उसका उल्टा दिख रहा है। कॉमरेड, अभी दिल्ली के नतीजे आए हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, शिक्षा, रोजगार और भ्रष्टाचार, उसका सबसे बड़ा मॉडल दिल्ली में खड़ा हुआ था अन्ना आंदोलन के बाद। उसको दिल्ली मॉडल के नाम से बेचने की कोशिश की अरविंद केजरीवाल ने, और जितने बुरे तरीके से धराशायी हुआ है वो मॉडल, आपको लगता है कि इसके बाद जनता बड़ी आसानी से ऐसे किसी मॉडल पर भरोसा करेगी? नहीं, कोई ऐसे किसी सपने की सौदागरी पर? बिहार की जनता का अपना मॉडल है जो संघर्ष का मॉडल है। वैसे कोई बिहार में जैसे कोई गुजरात मॉडल कह दे, कोई दिल्ली मॉडल कह दे, कोई केरला मॉडल कह दे, वैसा कोई मॉडल तो बिहार में अभी है नहीं। लेकिन बिहार में एक बात तो है, सबसे ज्यादा लोग झेलते हैं, सबसे ज्यादा लोग जूझते हैं। ये संघर्ष का जो मॉडल है बिहार का, वो मेरे ख्याल से बिहार छोड़ने नहीं जा रहा है। लेकिन ये 20 साल में ये संघर्ष का मॉडल क्यों नहीं चलता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल चला है, बिल्कुल चला है। अब मीडिया की नजर न जाए तो उसमें लोग क्या कर सकते, बिल्कुल चला है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि बिहार में हर किसी मुद्दे पर कभी लोगों ने छोड़ा नहीं है। और आज जो जहां स्थिति आ गई है कि बिहार में जो बदलाव, तो हमें लगता है बदलाव ऐसे ही नहीं है। मैंने एक तरीके से बहुत यथार्थ से उस धरातल से ये मांग उठ रही है, लोग लड़ रहे हैं। तो बिहार तो अभी इस पर सोच रहा है कि जैसे दिल्ली में चुनाव हुआ, तो आप कह रहे हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य या उससे पहले बिजली, पानी, इस बार के चुनाव में लगा कि सारे मुद्दे गायब हो गए।
या लोकसभा के चुनाव में संविधान पर चर्चा हो रही थी, लोकतंत्र खतरे में है, सब बात हो रही थी। दिल्ली लगा कि वो एक म्यूनिसिपैलिटी का कोई चुनाव हो रहा है। तो बिहार का चुनाव मेरे ख्याल से वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ये जो ज़मीनी मुद्दे हैं बिहार में, अभी चैलेंज यही है कि चुनाव का जो एजेंडा है, जनता के मुद्दे वो रहे, बिल्कुल सतह पर रहे। और जैसे झारखंड में हमने देखा कि बीजेपी ने पूरी कोशिश की, बांग्लादेश के साथ झारखंड की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बीजेपी की कोशिश थी कि बांग्लादेशी तथाकथित घुसपैठ का हवा खड़ा करके पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर हो, और झारखंड ने उसको रिजेक्ट कर दिया। वहाँ झारखंड के अपने मुद्दे, चाहे स्थानीयता का सवाल हो, जल जंगल जमीन का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, महिलाओं के सम्मान अधिकार के सवाल हो, ये सवाल वहाँ के लिए प्रमुख बने। तो हमारी ये कोशिश है और मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार का एजेंडा आप ऐसे हवा में नहीं उड़ा दे सकते हैं। बिहार में जो बदलाव की मांग है वो ठोस धरातल पर है, और लोगों की अपनी ज़रूरतें हैं, अपनी उम्मीद है, तो वो एजेंडा सामने इस बदलाव का नेतृत्व तो कौन करेगा? बदलाव तो देखिए, अगर आप नीचे की बात करें तो हमें लगता है कि लोग लड़ रहे हैं बिहार में, तो हम तो एक शब्द में कहेंगे कि लोग करेंगे। आपको लग सकता है कि लोगों का कोई चेहरा नहीं है, एमोर्फस है, हम ऐसा नहीं समझते कि लोग लड़ रहे हैं। और हर तबका, जितने लोग बिहार में अभी इस समय जैसे काम कर रहे हैं, वो बेहद असुरक्षित है, अस्थायी किस्म का रोजगार है, लेकिन वो लड़ रहे हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि नए चेहरे आ रहे हैं, महिलाएं, तो कहा जाता था कि नीतीश जी के वोट बैंक हैं, लेकिन वो सारी महिलाएं, वो रसोईया हो, आशा हो, आंगनवाड़ी हो, जीविका हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हो, सब के सब अभी इस समय बहुत परेशान हैं, उन लोगों की मांग है, लोग लड़ रहे हैं। तो हम तो इसी में देखते हैं कि लोग अपनी बातों को लेकर के आ रहे हैं। अगर आप पॉलिटिकली इसको समझना चाहें तो निश्चित तौर पर जो गठबंधन बिहार में बना था 2020 में, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटों के चलते हम लोग रह गए, सरकार नीतीश जी की बच गई। या 24 के लोकसभा चुनाव में भी बावजूद इसके कि नीतीश जी एन वक्त पर धोखा देकर उस तरफ चले गए, लोगों में एक भ्रम फैला, फिर भी 10 सीट इस तरफ आई है। तो हमें लगता है ये गठबंधन बिहार में ज़रूर रहेगा, और जनता का एजेंडा, नीचे जनता का ज़मीनी गठबंधन, ऊपर एक जिसको आप इंडिया कह सकते हैं। पिछली दफा माले का स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा रहा था, 80% से ज्यादा। आपको इस बात का पिछले 5 सालों में कभी अफसोस हुआ है कि अगर हमको और सीटें मिलती तो शायद अफसोस हालात हमें नहीं बेहतर है, होते? अफसोस हमें नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि बिहार में बहुत सारे लोगों को अफसोस जरूर है। अच्छा, बिल्कुल है कि भाई साफ दिख रहा है, कांग्रेस है 70 सीट पर कांग्रेस लड़ी और 19 सीट, अब माले 19 सीट पर लड़ करके हमारे पास 12 सीट। तो जाहिर सी बात है, लोगों को बिल्कुल लगता है। लोकसभा चुनाव में भी सिर्फ 3 सीट, 3 में से हम लोग 2 जीते। तो ये ज़रूर जो लोग बदलाव चाहते हैं उनको तो ये लगता है कि भाई माले के बढ़ने से, तो एक समय था जहाँ माले के नाम पर लोगों को डराने की कोशिश होती, और अब हमें लगता है कि विधानसभा में लोगों ने माले को देखा, हमारे 1 दर्जन विधायकों को सुना, संसद में भी लोग देख रहे हैं, अलग अलग हर मुद्दे पर एक तरीके से सबसे सेंसिटिव पार्टी के रूप में, सबसे एक तरीके से सेंसिटिव और सेंसिबल पार्टी के रूप में लोग देख रहे हैं। तो हमें लगता है माले को थोड़ा समझने वाले, थोड़ा नज़दीक से देखने वाले लोगों की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि जो आप अभी तक आप आशान्वित हैं कि पिछला गठबंधन कायम रहेगा, लेकिन क्या आप पिछली बार की ही तरह की सीट शेयरिंग पर मान जाएंगे? नहीं, हमें लगता है कि देखिए सीट शेयरिंग तो आगे की बात है। गठबंधन हम इसलिए भरोसा करते हैं कि रह जाएगा क्योंकि वो ज़रूरत है। अगर गठबंधन नहीं रहता है तो ठीक है, वो भी हो सकता है कुछ भी, लेकिन हमें लगता है कि जब ज़रूरत है और एक तरीके से सबको ये ज़रूरत का एहसास है, तो वैसे में ही तो गठबंधन बनता है। किसी एक को चाहिए और कुछ लोगों को अगर नहीं चाहिए तो नहीं बनेगा। तो जब बिहार में लोग ये महसूस कर रहे हैं, जितने ज़मीन पर लड़ने वाले लोग भी महसूस कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में जो सक्रिय है वो लोग भी महसूस कर रहे हैं, जो भाजपा विरोधी खेमा है या गैर भाजपा खेमा है, इसलिए हमें लगता है कि वो रहेगा। और शेष तो 20 के चुनाव का अनुभव है, 24 के चुनाव का अनुभव है, निश्चित तौर पर सबको इस पर सोचना होगा कि थोड़ा माइक्रो लेवल पर अगर बात करें, जैसे अगर भाकपा माले की बात करें तो दलित, पिछड़े, आदिवासी, कुछ अल्पसंख्यक,
थोड़े जागरूक प्रगतिशील सवर्ण मान लें, ये आपका वोट बैंक रहा है। लेकिन अगर मोटे तौर पर बात करें बिहार के स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो हम बिहार के स्तर पर रहते हैं, तो सोशल इंजीनियरिंग भाजपा की है। उन्होंने बड़े पैमाने पर एक ओबीसी लीडरशिप खड़ी की और चिराग पासवान को जोड़े रखा रामविलास पासवान के बाद। इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा को अपने साथ ले गए, जीतन राम मांझी को अपनी तरफ ले गए। तो ये जो पूरा अम्ब्रेला स्ट्रक्चर लीडरशिप का खड़ा किया है, जो बड़ा वाइब्रेंट नज़र आता है और जो बड़ा फैसिनेटिंग है, आकर्षक लगता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी सब उनकी तरफ है और उनको इसका फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। इस नरेटिव को कैसे बदलेगा जो इंडिया अलायंस है या जो बिहार ये में देखिए, गठबंधन ये कोई बनेगा? देखिए पॉलिटिक्स कोई स्टैटिक चीज़ तो है नहीं। अगर स्टैटिक चीज़ कुछ होती कि उसमें कोई बदलाव नहीं, आपने कभी जोड़ लिया लोगों को, नहीं, वो दिखना भी तो चाहिए वो ना। हम वही कह रहे हैं कि दिखना तो मतलब दिख तो रहा है। वो तो 2020 में भी दिख रहा था। बावजूद इसके उस समय भी सब लोग उधर ही थे। तो हमें लगता है कि देखिए लोग जिस समय यथार्थ जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यथार्थ का जो अनुभव है लोगों का महत्वपूर्ण है। अभी हम लोग पद यात्रा किए थे गया में अक्टूबर महीने में। हमने देखा कि लोग बहुत दुखी हैं। जहाँ उसी ज़मीन पर जहाँ सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं गया में घट रही है, लोग ज़मीन से बेदखल हो रहे हैं। नवादा के कृष्णानगर में 40-40 दलितों के घर जला दिए गए। और वहाँ ये जो घोषित तौर पर दलितों के नेता है, चाहे चिराग जी की बात करें या जीतन राम मांझी जी की बात करें, बिल्कुल खामोश रहते हैं। तो सवाल है कि अभी संविधान पर इतना हमला हो रहा है, अमित शाह जिस तरह से बाबा साहब के बारे में टिप्पणी कर रहे हैं, सारे के सारे नेता चुप है। तो हमें नहीं लगता है कि जो नेता है ज़रूर पहचान वाले हैं, तो आइडेंटिटी अपने आप में सब कुछ नहीं है। आइडेंटिटी ज़रूर एक मायने रखती है, लेकिन आइडेंटिटी के साथ साथ इश्यूज़ भी है, उसके साथ साथ लोगों के अपने अनुभव भी हैं। तो एक समय आता है जहाँ लोग अपने अनुभव की कसौटी पर, अपना जो भोगा हुआ यथार्थ है उसके कसौटी पर चीज़ों को परखने लगते हैं। 3 राज्यों के नतीजे हमारे सामने हैं जो विश्लेषकों के लिए बहुत हैरानी भरे रहे। महाराष्ट्र के नतीजे, हरियाणा के नतीजे और अब दिल्ली के भी नतीजे उसमें जोड़ लें। लगता है इसको लेकर चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल है। इलेक्टोरल प्रोसेस कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आया है या उतना क्लीन नज़र नहीं आता है। राहुल गांधी तो साफ साफ कहने लगे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल है वो इलेक्टोरल, मैंने चुनाव के दिन की बात करिए, लेकिन उससे पहले जो वोटर लिस्ट की पूरी तैयारी है, जिस तरह से क्लिनिकल एक तरीके से सर्जिकल वोटर लिस्ट के साथ जो हो रहा है, तो वो दिल्ली में भी दिखा, वो महाराष्ट्र में भी दिखा, बिहार में भी ये खतरा रहेगा। लेकिन हमें लगता है कि वो सब कुछ होते हुए भी आज के ज़माने में तो निश्चित तौर पर अगर आपको चुनाव जीतना है तो आप जिस तरह का बाइपोलर पॉलिटिक्स है, 50% से ज़्यादा आपको वोट लाना पड़ेगा। तो लेकिन वो जब अगर ऐसा माहौल बन जाए, आंदोलन का माहौल बन जाए, तो तब वो माहौल हमें लगता है कि वो तिक्रमों पर हावी रहेगा। तो अभी फिलहाल तो हम लोग उस माहौल की कोशिश कर रहे हैं कि बिहार में एक आंदोलन का माहौल हो, चुनाव एक आंदोलन बन जाए, जनता का आंदोलन बन जाए। वैसा अगर बनेगा तो मेरे ख्याल से उसको तिक्रम के जरिए, मैनिपुलेशन के जरिए रोक पाना संभव नहीं होता। एक जो कम्युनिस्ट पार्टियों का क्रिटिसिज्म है वो ये है कि कम्युनिस्ट पार्टियां, उनका जो आंतरिक ढांचा है वो डेमोक्रेटिक नज़र नहीं आता है। उसमें चुनाव नहीं होते, उसमें जल्दी जल्दी बदलाव नहीं होते, टॉप पोजीशन पर सेंट्रल कमेटी में सब पुराने लोग भरे रहते हैं और जो ग्रास रूट वर्कर है उसके लिए कोई गुंजाइश, कोई जगह बनती नजर नहीं आती। पता नहीं किस आधार पर लोग इस बात को कहते हैं, लेकिन अगर हम तो कहेंगे कि भारत में अगर पॉलिटिक्स के अंदर कहीं लोकतंत्र है पार्टियों में, तो सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट पार्टियों में है। हमारी पार्टी में आप देख लीजिए कि जो प्रखंड की कमेटी है उसका हर साल सम्मेलन होता है, जो जिले स्तर की कमेटी है वहाँ हर 2 साल में सम्मेलन होता है, जो स्टेट के लेवल की कमेटी है तो हर तीसरे साल सम्मेलन होता है, और जो सेंट्रल कमेटी है जाहिर सी बात है वहाँ 5 साल में सम्मेलन होता है। और हर सम्मेलन में नए लोग आते हैं और उसमें बिल्कुल हम लोग तो इसको लेकर चिंतित भी रहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टियां किसी एक दौर का आंदोलन, एक दौर के आंदोलन के आधार, हर आंदोलन का शेल्फ लाइफ होता है। कोई एक आंदोलन का जो असर है वो हो सकता है 20 साल चले, 25 साल चले। तो आपको लगातार एक रिन्यूअल चाहिए, आंदोलन के लेवल पर रिन्यूअल चाहिए, जो प्रवाह चाहिए, नौजवान हो, महिलाएं हो,
आपके बिल्कुल जो दलित पिछड़े समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय, जिनको एक तरीके से इनविजिबल बना देने की कोशिश है कि आप खामोश हो जाओ, आप किनारे हो जाओ, आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। और इस खामोशी को अगर लोग कबूल कर लेंगे तब वो हिंदू राष्ट्र का संविधान इंतज़ार कर रहा है जो कह रहा है कि इनका वोटिंग राइट ही छीन लो। तो इसलिए और ज़्यादा भागीदारी, सबकी भागीदारी, सबके लिए मौका, तो हमारी तो पूरी ये बिल्कुल कोशिश है। हमें लगता है कि ये डायनामिज्म है, डेमोक्रेसी भी डायनामिज्म के साथ जुड़ा हुआ है, सोशल डायनामिज्म भी, और उसमें लोगों का, और उसमें कुछ लोग बिल्कुल नए लोग आते हैं, दूसरे पृष्ठभूमि से लोग आते हैं। तो हमें तो ऐसा दिखता नहीं है कि कोई लोकतंत्र का संकट है, बल्कि लोकतंत्र और मजबूत हो ज़रूर। इसी लोकतंत्र से, जो बड़े लोकतंत्र का, देश के जो लोकतंत्र है, संविधान का जो संकट है, उस संकट से लड़ने के लिए तो कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर आंतरिक लोकतंत्र तो बहुत जरूरी कॉमरेड, है। आप 20 साल से ज़्यादा समय से राष्ट्रीय महासचिव हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ अगर कोई युवा हो, कोई नया आदमी आए, अब कुछ बिल्कुल बिल्कुल, अगर कोई वो दिक्कत कमी नहीं। कहाँ रही कि कोई आपको रिप्लेस ही नहीं कर पा रहा है? अब जब ज़रूरत लोगों को महसूस होगी कर देंगे, कोई इसमें बात ही नहीं है। अभी ये एजेंडा नहीं बना है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि हमारी पार्टी में युवाओं को मौका नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारे नौजवान विधायक हैं, ट्रेड यूनियंस का मोर्चा हो, हर मोर्चे पर लोग हैं। और अगर लोगों को लगेगा कि मैं थक गया हूँ, तो ज़रूर लोग हटा के उसमें कर देंगे। हम खुद भी तो जितना संभव है युवा रहने की कोशिश करते हैं। अच्छा नहीं, आप हमेशा युवा रहें और लंबी आयु हासिल करें, ये सब लोग चाहेंगे। मेरा जो एक सवाल है वो ये है कि जिस रफ्तार से, अगर हम मेन स्ट्रीम पार्टियों की बात करें और खासकर हम दक्षिणपंथी पार्टियों की बात करें, जिस रफ्तार से युवाओं को जोड़ा, अगर मैं पर्टिकुलरली बिहार की बात करूं, तो जितने कॉलेजेस हैं, जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप कहीं भी चले जाइए आपको एबीवीपी का ढांचा खड़ा मिलेगा, लेकिन वहाँ आइसा का नहीं मिलता, एसएफआई का नहीं मिलता, एनएसयूआई का नहीं मिलता। और ये एक बहुत राष्ट्रव्यापी समस्या बनती चली जा रही है कि आप कॉलेज में चले जाइए तो वहाँ जो नया बच्चा आया एडमिशन लेकर, उसको लगता है छात्र राजनीति का मतलब एबीवीपी। वो मजबूरी में वहाँ जाता है, और अगर बहुत आगे चलकर उसको लगा कि नहीं ये चीज़ें गड़बड़ है, तो अपने आप को रीअलाइन करने की कोशिश करता है। यहाँ पर आकर क्या कम्युनिस्ट पार्टियाँ फेल हो गई हैं? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। ये ज़रूर है कि जब से, देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग सेल्स लाइक सक्सेस। तो बीजेपी इस दौर में जब सत्ता की पार्टी है, तो सत्ता के इर्द गिर्द अब देखेंगे कि जब भी बीजेपी सत्ता में रहती है उस समय आरएसएस की शाखा, खूब आरएसएस की चर्चा होगी, आरएसएस की शाखा की संख्या भी बढ़ जाएगी। अब बीजेपी सत्ता से कभी हटती है, अचानक लगेगा कि सब कहाँ चले गए लोग। तो इस दौर में बीजेपी के पास सत्ता है, और सिर्फ सत्ता नहीं, सत्ता के साथ वो प्रबंधन भी है, और लोग उस पर जा रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कहीं इसका कोई विकल्प भी नहीं खड़ा हो रहा है। विकल्प की तलाश भी है, ज़रूरत भी है। तो वो ढांचा, हाँ, ये ज़रूर बिहार में छात्र राजनीति महत्वपूर्ण मैंने भूमिका रही है उसकी। तो आज के दौर में थोड़ा मैं ज़रूर मानता हूँ कि छात्र राजनीति या युवाओं की राजनीति, इसमें एक बदलाव भी ये आया है कि लोग छात्र जीवन से ही, पुराना ज़माना तो नहीं है कि किसी को कोई पक्की नौकरी मिलने नहीं जा रही है, तो लोग जिस कदर ज़िंदगी के अपने संघर्ष में हो जाते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा आप पुराने टाइप के पॉलिटिक्स नहीं देख पाएंगे। लेकिन वो करते हुए भी समय समय पर बिहार में सबसे ज़्यादा विस्फोट हो रहा है, सबसे ज़्यादा नौजवानों का। तो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बीजेपी और बीजेपी के नैरेटिव और उसी से चिपके हुए हैं। लोग अपनी बात कह रहे हैं, अब जो कर रहे हैं उसके साथ एक ऑर्गेनिक कनेक्शन कम्युनिस्ट पार्टी का अन्य पार्टियों का विचारधारा का कैसे बने, ये एक निरंतर आपने कोशिश पक्की होनी नौकरी वाली बात की, तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि जो वाइट कॉलर जॉब माने जाते हैं, और खासकर आईटी इंडस्ट्री में या मैनेजमेंट के सेक्टर में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, अगर उस तबके में देखें तो वहाँ के लोग तो नाम भी नहीं जानते कम्युनिस्ट पार्टियों का। इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ कर भी रहे हैं या नहीं नहीं कर जाने, रहे हैं? ऐसा नहीं है। अभी आप देख लीजिए, जो नहीं, मैं केरल की बात नहीं कर रहा। मैंने और केरल की मैं भी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखेंगे कि जो भी सेक्टर्स नए हैं, अब आईटी सेक्टर ले लीजिए, अभी इन्फोसिस से इतने ले ऑफ हुए हैं, तो आप देखेंगे कि वो सब लोगों में अब कम्युनिस्ट पार्टियाँ पहुँच रही है, लेफ्ट के ट्रेड यूनियन पहुँच रहे हैं। इन तमाम सेक्टर्स में जो गिग इकोनॉमी है, बहुत कठिन है वहाँ संगठित हो पाना और संगठन को टिका पाना। मारुति है,
तो उन तमाम इलाकों में आप देखेंगे कि लाल झंडे कई लोग पहुंच रहे हैं। अब भले वो यूनियन के लेवल पर पहुंच रहे हैं, वहाँ हो सकता है कम्युनिस्ट पार्टियां भी उस तरह से नहीं पहुंची, नहीं स्थापित हो रही है, लेकिन हमें तो लगता है कि ये समय की बात होती है। अगर लोग लड़ रहे हैं और लोगों में गति है और उस लड़ाई की जरूरत है, तो कम्युनिस्ट पार्टी भी जरूर उसी के उपज है कम्युनिस्ट पार्टी। मौजूदा सरकार पिछले 10 सालों में जिस तरीके से लेबर लॉज में रिफॉर्म्स लेकर आई है और उसमें से बहुत सारे रिफॉर्म्स बड़े ड्रैकोनियन हैं, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो ट्रेड यूनियंस हैं और जो लेबर यूनियंस हैं वो आने वाले कुछ सालों में अगर ऐसे ही सरकार चलती रही और नियम कायदे बनाती रही तो वो डिफंक्ट हो जाएंगे? नहीं, ऐसे ही अगर सरकार चलती रहेगी तो हिंदुस्तान में हर चीज डिफंक्ट हो जाएगा। आप भी डिफंक्ट हो जाएंगे, यहाँ के मीडिया बिल्कुल खत्म, यहाँ के पूरे बौद्धिक जगत पूरा खत्म। तो वो मजदूर से भी अलग से डिफंक्ट नहीं होने वाले हैं। देश तो उस जगह पर खड़ा है, इस उस मोड़ पर, अगर थोड़ा सा और चल जाए तो ये फांसीवाद की जो तबाही है वो तो पूरी तरह से देश को बर्बाद करके रख देगी। इसलिए ये खतरा तो सब लोग झेल रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि जैसे देखिए किसान, तो किसानों ने लड़ करके चाहे वो 3 कानून को वापस कराया, अभी वही कानून कृषि नीति के बैकडोर से दूसरे ढंग से वो कानून आ रहे हैं। मजदूरों में भी किसानों को लेकर चर्चा है कि अगर किसान 3 कानून को वापस करा सकते हैं लड़ करके, तो 4 कोड को हम क्यों नहीं करा सकते? तो हमें लगता है कि लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं। कृषि आंदोलन, किसान आंदोलन कहाँ से खड़ा हुआ? वो शाहीन बाग से प्रेरणा लेकर के, सीएए का जो मामला था। तो हमें लगता है कि लड़ाइयाँ हो रही है, लोग एक दूसरे से सीख रहे हैं, देख रहे हैं, और थोड़ा सॉलिडारिटी और बढ़ जाए तो निश्चित तौर पर हम इसको रोक पाएंगे। और एक धारणा, चूंकि आपने मीडिया की बात की और कहा कि मीडिया भी डिफंक्ट हो जाएगा, तो अभी आपको लगता है मीडिया डिफंक्ट नहीं है? मतलब जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, सो कॉल्ड जो डोमिनेंट मीडिया, वो तो डिफंक्ट है ही, डिसफंक्शनल है, बिल्कुल बिका हुआ है। एक अल्टरनेटिव मीडिया डेवलप करने की कोशिश हो रही है, लेकिन उसको भी नियंत्रित करने, खत्म करने। अभी आप देख लीजिए वो जो कौन इलाहाबाद वाला क्या है जो इलाहाबादी, अब उसका इस्तेमाल किस लिए होगा? उसका इस्तेमाल तो इसीलिए होगा कि उस पर, क्योंकि उसमें थोड़ा नैतिकता का सवाल है, मिडिल क्लास फैमिली वाले, इसी बहाने आपके, उनको तो पता नहीं उन पर कितनी रोक लगेगी, लेकिन आप पर, रवीश कुमार पर, आप लोगों को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मीडिया तो है ही, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि इस देश में 70-75 साल से, संविधान 75 साल से है, तो एक डेमोक्रेसी को भी लोगों ने देखा है, आसानी से लोग जाने नहीं देंगे। संविधान भी जो है, जरूर अंबेडकर ने कहा था कि भाई अनडेमोक्रेटिक सॉइल पर एक डेमोक्रेसी की एक टॉप ड्रेसिंग है। सॉइल अभी भी अनडेमोक्रेटिक है, लेकिन फिर भी लोगों ने इस संविधान से लोगों को कुछ एक उम्मीद जगी, लोगों को कुछ मिला है। हमें नहीं लगता है कि ये डेमोक्रेसी, ये संविधान, आसानी से लोग इन चीज़ों को छोड़ने वाले हैं। एक आखिरी सवाल कॉमरेड, कि पिछले 10-12 सालों में एक धारणा बनी कि मोदी इज इनविंसिबल, वह पराजय है और वो विश्व गुरु हैं और वो मास्टर स्ट्रोक चलाते हैं, और इसी पृष्ठभूमि में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई। आपको लगता है ये मीडिया, ये पूंजी, ये सत्ता, ये सब मिलजुल कर वाकई नरेंद्र मोदी को इनविंसिबल बनाए रखेगा? नहीं, पहले बात इनविंसिबिलिटी तो खत्म हो रही है। अभी इसी चुनाव में काफ़ी झटका लगा, बहुमत चला गया, और उसके बाद थोड़ा मोदी जी को पीछे रख करके लोग कोशिश कर रहे हैं, आरएसएस का प्रोपोर्शन बढ़ रहा है उसमें। तो हमें लगता है कि इस देश में भी वो इनविंसिबिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगी, लोग लड़ेंगे। लेकिन ये जैसे अमेरिका का रिजल्ट है, अब ट्रंप और ट्रंप के साथ जब मस्क मिल जाते हैं तो क्या कॉकटेल बनता है वो लोग देख रहे हैं। और भारत में भी कल तक दोस्त लोग सिर्फ संविधान की बात कर रहे थे, अब लोगों को ये भी बात समझ में आने लगी है कि संविधान जहाँ से निकला, भारत के आज़ादी के आंदोलन से, तो आज़ादी भी, देश का स्वाभिमान भी, वो भी खत्म। तो जिस तरह से अमेरिका के सामने घुटने टेक रहे हैं लोग, ये मुद्दे ज़रूर बनेंगे। इस देश में आज़ादी के पूरे विरासत, आज़ादी की ज़रूरत, एक स्वाभिमान है देश का, और उसके साथ साथ संविधान, दोनों मिला करके हमें तो लगता है कि निर्णायक मोड़ पर हम लोग पहुंच रहे हैं, जहां आर पार की लड़ाई होगी, और इसी लड़ाई में ही लोकतंत्र आगे बढ़ेगा, आज़ादी भी बरकरार रहेगी देश में। तो आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं दीपांकर भट्टाचार्य, और बिहार चुनाव में
इस तेवर का इम्तिहान होगा। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो वाकई हालात जितने गंभीर हैं और लड़ाई के मोर्चे जितने बड़े हैं, उन मोर्चों पर लड़ने वाले लोग जिस तादाद में दिखाई देने चाहिए, वो तादाद कहीं ना कहीं कम दिखाई देती है। बहुत बहुत शुक्रिया आर्टिकल 19 से बात करने के लिए कॉमरेड।